हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीबीटी जेआरएफ एग्जामिनेशन के बारे में। डीबीटी जेआरएफ जिसके फॉर्म्स का इंतजार आप सभी लोग कर रहे थे, तो डीबीटी के फॉर्म्स फाइनली आ चुके हैं और फॉर्म फिल होना शुरू भी हो गए हैं। तो आज के वीडियो में मैं डीबीटी जेआरएफ एग्जामिनेशन रिलेटेड छोटी छोटी डिटेल्स आपको बताने वाली हूँ। इस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, है ना। कैटेगरी 1 में आप क्वालिफाई करोगे तो फेलोशिप का क्या ऑप्शन है, कैटेगरी 2 में क्या ऑप्शन है, सारी डिटेल्स। तो एंड तक वीडियो को देखिएगा अगर आप डीबीटी जेआरएफ को एम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले डीबीटी जेआरएफ एग्जामिनेशन के फॉर्म्स की। तो पहले थोड़ी सी डिटेल्स जान लेते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं जो अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो, है ना। तो देखो, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसमें आपको ये बताया गया है कि जो स्टार्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो आपकी 28 फेब से थी, और क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो डीबीटी जेआरएफ 2025 के फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो 28 मार्च है। इसी तरीके से जो ऑनलाइन फीस सबमिशन की लास्ट डेट है वो भी 28 मार्च रखी गई है। मतलब मैक्सिमम 28 मार्च तक आप एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वैसे कोशिश करिएगा कि विद इन वीक 1 से 2 हफ्ते के अंदर आप फॉर्म फिल कर लो, लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा। करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी 30 से 31 मार्च के बीच में, ये भी ऑनलाइन मोड में ही होगा। इनकेस कोई मिस्टेक आप कर दो फॉर्म फिल करने में तो उसके लिए करेक्शन विंडो दी जाती है आपको, ताकि वो रिकरेक्ट कर लो आप। अब अगर हम एग्जामिनेशन के डेट की बात करें तो इस बार एग्जाम आपका 15-20 दिन डिले किया गया है। अभी तक पेपर आपका 20 या 25 अप्रैल के आसपास होता था। पिछला पेपर आपका 20 अप्रैल को हुआ था, और शायद दिसंबर 23 वाला पेपर जो आपका था, सॉरी 2023 वाला जो पेपर आपका था वो 23 अप्रैल को हुआ था। तो इस बार 10-15 दिन डिले है, 13 मई को आपका पेपर होने वाला है। बट अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अभी आपने 1 मार्च को पेपर दिया है, बढ़िया तैयारी से दिया है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका पेपर दिसंबर में होना था और मार्च में खिसक गया था। तो आपने बढ़िया से तैयारी करी थी सीएसआर एग्जामिनेशन की। अब आगे 2 महीने आपको और मिलने वाले हैं, आप अच्छे से लग जाओगे, बढ़िया से आप जुट जाओगे करने में तैयारी, तो डीबीटी जेआरएफ भी आपका निकल जाएगा। अभी मार्च चल रहा है, मार्च का महीना है आपके पास में, अप्रैल का पूरा मंथ है आपके पास में, और मई में भी आपको 10 दिन मिल जाने वाले हैं आराम से। तो जो सिंसियर स्टूडेंट हैं उनके पास बहुत अच्छा मौका है डीबीटी जेआरएफ को भी टारगेट करने का, ठीक है। तो फटाफट से फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई इस एग्जामिनेशन का तरीका क्या है, इस एग्जामिनेशन में क्या आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेलोशिप देती है, नहीं देती है, क्या अमाउंट है, क्या नहीं है, कंटिजेंसी ग्रांट आपको कितना मिल रहा है, लेटेस्ट जो अपडेशन हुआ था फेलोशिप में उसके अकॉर्डिंग डीबीटी जेआरएफ के फेलो को कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम फेलोशिप की बात करें, ठीक है, तो जो डीबीटी जेआरएफ के स्टूडेंट्स हैं, है ना, जैसे आपको सीएसआर जेआरएफ के स्टूडेंट्स को फेलोशिप देखने को मिलती है, उनको फेलोशिप मिलती है अगर वो पीएचडी एनरोल करते हैं, वैसे ही जो डीबीटी जेआरएफ के एस्पिरेंट्स हैं वो भी फेलोशिप अवेल करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट इज द नेशनल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन for award of doctor research fellowship under DBT junior research fellowship program, and BET is an all India computer based examination which is held once every year। तो पहली चीज, DBT JRF भी आपको फेलोशिप देगा। जूनियर रिसर्च फेलो आप बोले जाते हो, SRF कहलाते हो आप। सीनियर रिसर्च फेलो जब आप JRF के थ्रू SRF में प्रमोट हो जाते हो। और ये जो पेपर आपका होता है ये एनुअल है, ये साल में एक बार होता है। सीएसआर नेट का पेपर आपका 2 बार होता है। डीबीटी जेआरएफ जो है ये एनुअल होता है, ये साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है। दीज फेलोशिप्स आर टेनेबल एट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वेयर द सेलेक्टेड फेलो रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी प्रोग्राम। अगर आप डीबीटी जेआरएफ क्वालिफाई करते हो और किसी इंस्टीट्यूट में, चाहे यूनिवर्सिटी या फिर किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप पीएचडी के लिए एनरोलमेंट करते हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 5 साल फेलोशिप देगी, ठीक है। ये है आपका डीबीटी जेआरएफ का एग्जाम, ठीक है। अब बात ये आती है कि डीबीटी जेआरएफ में आपको 2 कैटेगरी देखने को मिलती है। जैसे सीएसआर में आपको सीएसआर जेआरएफ नेट और पीएचडी की 3 कैटेगरी बनाई गई है, वैसे डीबीटी जेआरएफ में एक्चुअल में 2 कैटेगरी बनाई गई है। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेलोशिप तभी देती है जब आप टॉप रैंक में होगे, जब आप कैटेगरी 1 में क्वालिफाई करोगे तब आपको फेलोशिप मिलेगी। तो देखिए, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द बायोटेक्नोलॉजी, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट जो आपका होने वाला है, 2 कैटेगरीज ऑफ मेरिट्स शैल बी प्रिपेयर्ड, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। जब आप एग्जाम दोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस 2 तरीके की लिस्ट निकाली जाएगी। एक लिस्ट में कैटेगरी 1 वाले बच्चे रहेंगे, दूसरी लिस्ट में कैटेगरी 2 वाले बच्चे रहेंगे। तो अगर आपने कैटेगरी 1 में क्वालिफाई किया है,
ठीक है। अगर आपने कैटेगरी 1 में क्वालिफाई करा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स फॉर रिजर्वेशन विल बी फॉलोड फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट एंड कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड अंडर कैटेगरी 1 शैल बी एलिजिबल टू अवेल फेलोशिप एट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द इंडिया वेयर द कैंडिडेट एनरोल्स फॉर पीएचडी प्रोग्राम। और भाई जैसे सीएसआईआर में आप बिना पीएचडी एनरोलमेंट के फेलोशिप अवेल नहीं कर सकते हैं, वैसे ही डीबीटी जीआरएफ जब आप कैटेगरी 1 में क्वालिफाई करोगे और पीएचडी के लिए एनरोल करोगे कहीं पे खुद को, तो आपको फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, तो ये बात हो गई कैटेगरी 1 स्टूडेंट की। अब अगर हम कैटेगरी 2 की बात करें तो ऐसा नहीं है कि कैटेगरी 2 के लिए कुछ भी नहीं है। जो बच्चे कैटेगरी 2 में क्वालिफाई करेंगे वो जो आपकी डीबीटी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स रिलीज होते हैं, जो डीबीटी की तरफ से जो प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, वहां पर आपको थोड़ी सी प्रेफरेंस मिलती है। सो कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड अंडर कैटेगरी 2 विल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटेड to be appointed in any DBT sponsored project with fellowship equivalent to NET or GATE qualification as per current DST guideline and or enroll in PhD program subject to selection through institution selection process। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। अगर डीबीटी कोई फेलोशिप स्पॉन्सर कर रहा है, आप उस प्रोजेक्ट में एनरोल हो रहे हो, तो आपको फेलोशिप मिल सकती है, अदरवाइज फेलोशिप आपको नहीं मिलेगी। जबकि जब आप कैटेगरी 1 में क्वालिफाई करते हो तो आपको 100% फेलोशिप मिलती है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में। तो कोशिश आपकी रहेगी कि आप कैटेगरी 1 में क्वालिफाई करो, क्योंकि सिलेक्शन इन कैटेगरी 2 शैल नॉट बी एंटाइटल कैंडिडेट फॉर एनी फेलोशिप फ्रॉम डीबीटी जीआरएफ प्रोग्राम। ठीक है, जो कैटेगरी 1 के लिए था। अब जरा सा डिटेल बात करेंगे, जो फेलोशिप है उसमें आपको क्या अमाउंट मिलेगा, कितने साल के लिए, है ना, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, अवार्ड ऑफ डीबीटी जीआरएफ अंडर कैटेगरी 1 फेलोशिप एंटाइटल्स ए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर एक्टिवेशन ऑफ फेलोशिप सब्जेक्ट टू ज्वाइनिंग पीएचडी प्रोग्राम। और इसमें जब आप खुद को एनरोल करोगे तो आपको फेलोशिप मिलेगी, आपको एचआरए मिलेगा और आपको कंटिजेंसी मिलेगी। ठीक है, फेलोशिप मिलेगी, एचआरए मिलेगा और आपको कंटिजेंसी मिलेगी। इनरोलमेंट अंडर द फेलोशिप ग्रांट इंक्लूड्स रिसर्च फेलोशिप, कंटिजेंसी एंड हाउस रेंट अलायंस इफ एप्लीकेबल। तो ये उन्हीं कैंडिडेट के लिए होगा जो कैटेगरी 1 में क्वालिफाई करेंगे। अब अमाउंट क्या होगा ये थोड़ा सा देख लेते हैं। जो लेटेस्ट है उसके अकॉर्डिंग देखिए, अगर आप पहले के डीबीटी के ब्रोशर में देखेंगे तो पहले जो अमाउंट होता था फेलोशिप का वो कम होता था। अभी है ना, ये अमाउंट अपडेट कर दिया गया है, तो कंटिजेंसी ग्रांट भी बढ़ गई है और जीआरएफ और एसआरएफ की फेलोशिप का अमाउंट भी बढ़ गया है। ठीक है, तो देखिए, दोज एस्पिरेंट्स हु क्वालिफाई फॉर डीबीटी जीआरएफ कैटेगरी 1 एंड आफ्टर क्वालिफाइंग जीआरएफ दे कैन परस्यू रिसर्च पीएचडी प्रोग्राम्स फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज। दे विल ज्वाइन इन एनी इंस्टीट्यूशन एज जूनियर रिसर्च फेलो एंड दे विल गेट 37,000 पर मंथ। अगर आपने डीबीटी जीआरएफ कैटेगरी 1 में क्वालिफाई किया और आपने किसी इंस्टीट्यूशन में खुद को रजिस्टर किया पीएचडी प्रोग्राम में, तो पहले 2 साल आप एज ए जीआरएफ काम करते हो, जूनियर रिसर्च फेलो की तरीके से। और जब आप जीआरएफ होते हो तो पहले 2 साल आपको 37,000 पर मंथ की फेलोशिप मिलती है एज जूनियर रिसर्च फेलो एज स्टाइपेंड फॉर 2 years एंड एचआरए अकॉर्डिंग टू रिवाइज इनरोलमेंट। जो आपका हाउस रेंट अलाउंस है वो भी आपको मिलेगा। और इस फेलोशिप और एचआरए के साथ में यू आर सपोज टू गेट कंटिजेंसी एज वेल, दैट इज 30,000 पर ईयर। ठीक है, in addition annual contingent grant of rupees this much annual contingent grant of rupees 30,000 per fellow will be provided to the university or institution on completion of 2 years as GRF as if the fellowship is registered for PhD। अब देखिए, पहले आप जब ज्वाइन करोगे तो आप एज ए GRF ज्वाइन करोगे, एज ए जूनियर रिसर्च फेलो ज्वाइन करोगे। 2 साल जब आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लोगे, आपका एक असेसमेंट होगा जिसमें कुछ इंटरनल लोग बैठेंगे आपके इंस्टीट्यूट के और कुछ एक्सटर्नल लोग होंगे। वहां पर एक आपका वाइवा होगा, एक आपकी प्रेजेंटेशन होगी, आपका असेसमेंट होगा, फिर आपको प्रमोट किया जाएगा एसआरएफ के लिए। तो अगले 3 साल आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप की सीनियर रिसर्च फेलो की तरीके से काम करोगे। और अब आपकी जो फेलोशिप है वो बढ़ के हो जाएगी 42,000 पर मंथ प्लस एचआरए, है ना, और प्लस कंटिजेंसी। तो डीबीटी जीआरएफ कैटेगरी 1 में क्वालिफाई करने पे अगर आप पीएचडी के लिए रजिस्टर करते हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पहले 2 साल आपको 37,000 पर मंथ की
फेलोशिप मिलती है, प्लस HRA मिलता है, प्लस कंटीजेंसी मिलती है 30,000। और उसके अलावा जो अगला 3 साल है जिसमें आप एज SRF काम करते हो, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको 42,000 फेलोशिप पर मंथ प्लस HRA प्लस कंटीजेंसी मिलती है। लेकिन ये सब तब होगा जब आप DBT JRF का एग्जाम कैटेगरी 1 में क्वालिफाई करोगे। ठीक है, और डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे कि इस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो DBT JRF 2025 के पेपर में अपीयर हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप में से मैक्सिमम बच्चे इस किसी ना किसी कैटेगरी में जरूर फिट हो रहे होंगे। देखिए, बैचलर्स, BTech, MBBS, मास्टर, MSc, MTech, है ना, M Pharma, इंटीग्रेटेड MSc इन एनी डिसिप्लिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेस सच एज बायोमेडिकल, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, जोलॉजी और एनी अदर अलाइड एरियाज ऑफ बायोलॉजी और लाइफ साइंसेस। तो इनमें से किसी स्ट्रीम से भी अगर आपका रिश्ता है, MSc, MTech, BTech एक्सेट्रा, तो आप इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इस एग्जामिनेशन का एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है कि मास्टर्स में आपका कितने मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, या अगर आप OBC या SC कैटेगरी के हैं तो मार्क्स कितने आपके होंगे, तब आप DBT JRF में अपीयर हो सकते हो। तो देखिए, कैंडिडेट्स एडमिटेड इन एनी ऑफ द MSc, MTech, MBSc प्रोग्राम सपोर्टेड अंडर द DBT पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम shall be eligible to apply, and candidates who are yet to appear in the final semester examination or awaited result of final semester shall also be eligible to apply। देखो, if somebody has completed MSc वो भी eligible है, और अगर कोई MSc के लास्ट सेमेस्टर में है जिसका अभी रिजल्ट आना है वो भी एलिजिबल है DBT JRF के लिए। बस आपको एक RA का सर्टिफिकेट लगाना होगा, रिजल्ट अवेटेड का सर्टिफिकेट जो आपके इंस्टीट्यूशन से प्रॉपर साइन होके आएगा वो आप ऐड करोगे, और तब आप भी DBT JRF का फॉर्म फिल कर सकते हो। अब अगर मार्क्स वाइज देखें तो ये तो बात हो गई MSc की। मिनिमम मार्क्स अगर आप देखें तो जनरल, OBC और जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के लिए जो मार्क्स दिए गए हैं आपके, ये 60% मैक्सिमम मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, जबकि जब आप SC, ST और डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो वहां पर ये मार्क्स थोड़े से कम हो जाते हैं, ये 55% है। तो ये स्कोर भी ध्यान रखिएगा, है ना, मास्टर्स के स्कोर भी ध्यान रखिएगा। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो इतना मिनिमम मार्क्स आपका मास्टर्स का होना चाहिए। ठीक है, आगे एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट में 28 ईयर्स की एज लिमिट दी गई है, लेकिन 28 के साथ साथ वुमेन कैंडिडेट्स को और OBC और जो SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन और यहाँ पर दिया गया है। देखिए, अप टू 20 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर जनरल एंड EWS कैटेगरी। तो जनरल और EWS कैटेगरी के लिए जो एज दी गई है लिमिट वो 28 ईयर्स की दी गई है। एज रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर्स 33 ईयर्स फॉर SC, ST, है ना, डिफरेंटली एबल्ड पीपल एंड वुमेन कैंडिडेट्स, है ना। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब अप टू 33 ईयर्स तक DBT एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप टू 3 ईयर्स फॉर OBC एंड नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट, वुमेन कैंडिडेट्स एंड अप टू 3 ईयर्स ऑफ 31 फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स। तो ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं कि कुछ में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया और कुछ में आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। आगे बात करेंगे कुछ पेपर, हाँ, रिजल्ट अवेटेड की बात अभी मैंने आपको बताई कि अगर आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में हैं, अगर आप MSc लास्ट सेमेस्टर में हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बस आपको RA का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। कैंडिडेट्स हु हैज ईदर अपीयर्ड और ड्यू टू अपीयर और इज ड्यू टू अपीयर इन द फाइनल एग्जामिनेशन if their qualifying degree is eligible to apply for DBT 2025 under the result awaited category, and such candidates will have to submit the undertaking attestation form fully duly certified stamped by head of institution, जिसके बाद आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। तो अभी सभी DBT JRF, सभी JRF के एग्जाम्स आपके ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं। DBT भी आपको कंप्यूटर बेस्ड देखने को मिलेगा, ये भी पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं पेपर पैटर्न की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। सबसे जरूरी है आपके लिए जानना कि DBT JRF में कितने सवाल आने वाले हैं और उन सभी सवालों में कितने सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं और कितने नहीं करने हैं या कितना कंपलसरी है। ठीक है, तो जो DBT JRF का पेपर है ये आपका 2 सेक्शन में होता है ना। ये डिफरेंट है किससे,
CSIR से, CSIR में आपको याद करिए आपको 3 सेक्शन मिलते हैं, यहाँ पर आपको कुछ 2 सेक्शन देखने को मिलते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के लिए ही आपको थोड़ी सी तैयारी अभी करनी होगी। सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो ऑलमोस्ट CSIR टाइप के आते हैं। तो अभी जो आप तैयारी करोगे अगले 1.5-2 महीने, उसमें ज्यादा फोकस आप बी का तो रिवीजन करोगे और पार्ट ए में कुछ एडिशनल चीजें आप तैयार करोगे, क्योंकि पार्ट ए का जरा सिलेबस देखिए, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड जनरल बायोटेक्नोलॉजी। तो इस पोर्शन में भी आपको परफॉर्म करना, और इस पोर्शन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिफरेंट है CSIR से, जिनकी प्रिपरेशन आप करेंगे। जो सेक्शन बी है ये आपका फोटे होने वाला है, इसमें आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। स्पेसिफिक एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एज पर सिलेबस, तो यहाँ पर जब आप DBT GRF का पेपर देखोगे, DBT GRF के PYQs देखोगे, तो आपको जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, टेक्निक सारे सवाल मिलेंगे। जैसे क्वेश्चंस आपके गेट में CSIR में आते हैं, उसी तरीके के सवाल आपको DBT में देखने को मिलते हैं। ठीक है, CSIR के पार्ट सी से थोड़ा सा आसान और पार्ट बी के जैसा या पार्ट बी से थोड़ा सा डिफिकल्ट, ये DBT का पैटर्न है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेबस। अब अगर क्वेश्चंस की बात करें तो पार्ट ए में भी आपको मिलते हैं 50 क्वेश्चंस, पार्ट बी में भी आपको मिलते हैं 50 क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है। हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, इसलिए जो टोटल मार्क्स है पार्ट ए में भी आपको 150 मिलते हैं और पार्ट बी में भी आपको 150 मिलते हैं। तो जो टोटल मार्क्स है वो कितने हो गए, 300। अब लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी DBT GRF की, इट वाज 200 प्लस फॉर जनरल कैटेगरी, 216 या 220 के आसपास जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी और 200 के आसपास OBC की कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको पार्ट बी के साथ साथ पार्ट ए के भी करने होंगे, तभी आप कट ऑफ रेंज तक पहुंचोगे, है ना। तो दोनों में आपको 150 नंबर मिलने वाले हैं, मतलब 150 नंबर का पेपर दोनों का आपका सेक्शन ए बी का है। तो टोटल आपके 300 नंबर का पेपर आपका होता है और सभी क्वेश्चंस आपके MCQ बेस्ड होते हैं। जितने क्वेश्चंस आप जिस सेक्शन से कर लोगे उतना बढ़िया से आप क्वालिफाई करोगे। तो पार्ट बी में ऑब्वियसली आपको ज्यादा अटेम्प्ट करना है, पार्ट ए में आप थोड़ा सेंसिबल रहेंगे, क्योंकि पार्ट ए में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें बहुत आप परफेक्ट नहीं होगे। तो आप कोशिश करोगे कि पार्ट बी में आप मैक्सिमम क्वेश्चंस करो और पार्ट ए से भी आप कुछ क्वेश्चंस कर लो, ताकि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लो। ठीक है, अब मीडियम की अगर बात करें तो ये एग्जाम हमेशा आपका इंग्लिश मीडियम में ही होता है, यहाँ पर बाई लिंगुअल नहीं आपको देखने को मिलता है। आपको जो पेपर है वो केवल इंग्लिश में देखने को मिलता है। और इस वाले पेपर की अगर हम बात करें, अच्छा हाँ, मार्किंग स्कीम की बात कर लेते, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि जिस एग्जाम आप बैठने जा रहे हो उस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। जैसे CSIR में आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, वैसे DBT में आपको 1/3 देखने को मिलती है। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर आपका डिडक्ट होगा। सो द क्वेश्चन पेपर फॉर BET एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 sections. Section A, each question carry 3 marks and there will be negative marking, and for each incorrect response 1 mark will be deducted from the total marks and unanswered पे कोई mark deduct नहीं होगा। Similarly, section B में each question carry 3 marks, there will be negative marking and for each incorrect response 1 mark will be deducted from the total marks. तो अगर आप सवाल गलत करोगे तो 1 नंबर का 1 मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो आपको केयरफुल रहना होगा क्वेश्चन के सिलेक्शन में। अब अगर इस एग्जामिनेशन की बात करें, DBT 2025 का जो पेपर आपका होने वाला है ये 13 मई को होगा, ट्यूसडे का दिन है, और टाइम जो आपको दिया गया है वो 10 से 1 बजे का दिया गया है। ठीक है, टाइम आपको 10 से 1 बजे का दिया गया है, तो आपके पास 2 मंथ्स के आसपास का टाइम है आराम से। ठीक है, अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे तो बहुत फेयर चांसेस है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के। अब अगर आप पार्ट ए की बात करो तो पार्ट ए में आपने केमिस्ट्री देखी, रीजनिंग देखी, जनरल साइंस देखा, उसके अलावा ये कुछ एरियाज हैं जिनसे आपको सवाल मिलने ही मिलने हैं। जो आपको जनरल बायोटेक्नोलॉजी, जनरल साइंस करके जो सेक्शन आपको दिया था उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर, मेथड्स बायोलॉजी, ये सब तो आएगा, सेलुलर प्रोसेस, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, बट इनके अलावा IPR है, बायोसेफ्टी है, बायोएथिक्स है, जीनोमिक्स है, प्रोटियोमिक्स है ना, फाइलोजेनी है, एवोल्यूशन, इन सबसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं DBT GRF में। ठीक है,
तो ये रही डिटेल आपकी डीबीटी जेआरएफ 2025 की। जल्दी ही कुछ लाइव सेशंस में लेके आऊंगी जिसमें मैं डीबीटी जेआरएफ के उन एरियाज पे फोकस करूंगी जो आपने सीएसआईआर में कम पढ़े हैं। तो सीएसआईआर के जो सिमिलर टॉपिक हैं उनमें जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं डीबीटी में, उन टॉपिक का रिवीजन करेंगे, और जो टॉपिक को आपने सीएसआईआर में नहीं पढ़ा है, जो एक्स्ट्रा आपको डीबीटी में पढ़ना है, उन टॉपिक्स को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि अगला जो भी लाइव सेशन हम लोग शेड्यूल करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फटाफट से तैयारी में लग जाइए, फॉर्म फिल कर दीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करिए। ऑल द बेस्ट।